सर वेबिनार स्टार्ट कर दिया है। ये स्क्रीन नहीं कर रहा सर, कोई तो रेडी रखा है। Cost of creating the online application is very high. What we assess, many fields could be taken from the existing professional membership details and agree. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ से जी? जी आप एक 2 के बाद में कॉल कर सकते हैं जी, मीटिंग है। बोलिए आपसे तो ओके, बैंक से कॉल किया। इसको साइलेंट ही कर दो। Now, Sapan sir, you can start the webinar. नमस्कार जैन साहब। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। 90 अपलोड का दिखा रहा है। क्या मैं अजीजा साहब क्या ज्वाइन हुए? पुरुषोत्तम जी हम स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करिए सर आप, बिल्कुल। अच्छा, क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ सभी लोगों को कोई म्यूट कर लें अपने अपने बिल्कुल। सिस्टम्स म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब आप भी, सर अभी आप भी, हाँ प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब का म्यूट है। हाँ राइट। हमारे आज के इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन यानी कि वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण वेबिनार में शामिल सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सपन शाह, आईपीए इंदौर शाखा का अध्यक्ष, आज आपका मेजबान हूं। आज की ये संगोष्ठी आप तक लेकर आए हैं आईपीए की चंडीगढ़, दिल्ली, इंदौर, जयपुर एवं रायपुर शाखाएं। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और स्वागत। जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, जल बिन सब सून। ऐसी कई पंक्तियां हमने हमारे बचपन से आज तक सैकड़ों बार सुनी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये ऐसे जुमले हैं जो हम अक्सर सुन के भी अनसुना कर देते हैं। ये पंक्तियां, ये विचार हम में से ज्यादातर लोगों के दिल को छू नहीं पाता, या फिर हम संवेदनहीन हो गए इस तरह की बातों को लेकर। जो वस्तु या तथ्य हमारे आज को असुविधाजनक या कष्टप्रद बनाने में सक्षम नहीं है, हम तवज्जो ही नहीं देना चाहते ऐसे किसी भी मुद्दे को, चाहे हमारे विश्व का भविष्य ही क्यों न दांव पे लगा हो। दुर्भाग्यपूर्ण किंतु सत्य है कि एक समाज के तौर पर आज ऐसी ज्यादातर बातों से हमें या तो कोई सरोकार ही नहीं है, या फिर हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो हमें झकझोरने के लिए काफी हैं। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 60 करोड़ लोग या भारत की लगभग आधी आबादी अत्यधिक पानी के अभाव का सामना करती है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी नहीं है और उन स्रोतों पर निर्भर है जो गंभीर स्वास्थ्य के जोखिम पैदा कर सकते हैं।
हमें ये जान लेना जरूरी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल निकालने वाला देश बन गया है, जो संपूर्ण विश्व का 25% है। हमारे 70% स्रोत दूषित हैं और हमारी प्रमुख नदियां प्रदूषण के कारण मर रही हैं। इसका निष्कर्ष, भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि हम सभी को खुद को बर्बादी से बचने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें? सबसे पहले हमें उपलब्धता और हमारे उपभोग के तरीके दोनों को समझने की जरूरत है। भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा है, लेकिन वैश्विक जल संसाधन केवल 4% है। इसलिए जल संतुलन गंभीर रूप से प्रतिकूल है। आम धारणा के विपरीत, यह न तो घरेलू उपयोग है और न ही उद्योग जो भारत की जल आपूर्ति को प्रभावित करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि अथवा खेती का क्षेत्र है जो हमारे 85% से अधिक पानी की खपत के लिए जिम्मेदार है। केवल 40% संगठित सिंचाई के साथ हमारे किसान अपनी जरूरतों के लिए या तो बारिश या भूजल पर बहुत अधिक निर्भर है। हालांकि भारत में मानसून का मौसम 4 महीने से अधिक होता है, फिर भी हमें मुश्किल से 30 दिनों की भारी वर्षा मिलती है। भारत के कई बड़े शहर ने हाल के वर्षों में पानी की कमी का अनुभव किया है। 2019 में चेन्नई सबसे प्रमुख रहा है। पानी की कमी से 90 लाख लोगों के पूरे शहर को प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप कई होटल, रेस्तरां और व्यवसाय बंद हो गए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी नई दिल्ली सहित कम से कम 21 प्रमुख भारतीय शहर 2025 या 30 तक पूरी तरह से भूजल विहीन हो जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोग सुरक्षित पेयजल उपलब्धता नहीं होने के कारण मर जाते हैं। तो अब हमारे सामने केवल एक ही सवाल है, हम क्या करें? हाथ पर हाथ धर के बैठने से समस्या का समाधान मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आइए आपको आज हम इस महत्वपूर्ण समस्या से निपटने के लिए कुछ आसान और स्थापित तरीके इस संगोष्ठी के माध्यम से बताएंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जयपुर शाखा के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी पंड्या को कि वे हमारे श्रोता एवं अतिथियों का स्वागत करें। पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद सपन जी। भाषाई वेबिनार हमारा सौभाग्य है कि हम आईपीए के थ्रू प्लम्बिंग के साथ साथ हमारी भाषाओं को भी एक स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम पांड्या, इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन जयपुर चैप्टर से आज के प्रमुख वक्ता श्री एसके जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने आईपीए के लिए अपना अमूल्य और समय और ज्ञान साझा करने का हमें अवसर प्रदान किया, इसके लिए कोटि से नमन है आपको। स्वागत है आज के हिंदी भाषा वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों का, जो देवियों सज्जनों, दिल्ली चैप्टर, इंदौर चैप्टर, चंडीगढ़ चैप्टर, रायपुर चैप्टर के सभी महानुभावों का आज हिंदी भाषा की आईपीए वेबिनार में स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आईपीए के अग्रणी सदस्य और दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष मुकेश हिजा साहब, जो आज की एड्रेस स्पीकर हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो तैयार हो जाइए आज के खास विषय वर्षा जल संग्रहण और जल संरक्षण चर्चा करने पर और एसके जैन साहब के विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद सपन जी। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और संतोष जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारा राष्ट्रगान बजाएं। Yes, sir. आर्टिकल लिखो ना, जब सीरीज तो कुछ मीटिंग में है ना, सीरीज है मीटिंग ये जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चञ्चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जल्दी आ गया 25 पे आ गया। मैं तो जल्दी निकला कि संतोष जी, और जल्दी संतोष आप बाकी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दीजिए प्लीज। गोविंदपुरी में हमारा ऑटो वाला की नंबर देता उससे ऑटो वाला ही है संतोष बाकी लोगों को आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। वर्ल्ड प्लम्बिंग डे यानी कि विश्व प्लम्बिंग दिवस 11 मार्च को आने वाला है और इसी दिन आईपीए का स्थापना दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में ही इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आइए सुनते हैं इस मौके पर विश्व प्लम्बिंग परिषद के अध्यक्ष हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश प्रेषित करें। Happy World Plumbing Day. I'm Tom Bigley. Sir, just a second. मिनट के हिसाब से टाइम जैसे लेट होता गया लेकिन वो आपको एस्टिमेट बता देगा कितने से कितने के बीच में लगेगा आपको। वो ट्रैफिक देख के ही उसके बाद गूगल मैप होता है, ट्रैफिक देख के ही वो कैलकुलेट करता है। Happy World Plumbing Day. I'm Tom Bigley, World Plumbing Council Chairman and Director of Plumbing for the United Association Santoshi, you are sharing only the the United States application. and Share the Canada. complete screen. On March 11th, every year, people from all over the world will celebrate World Plumbing Day. This all started 12 years ago when the WPC established this date to bring awareness to the public. It is not visible. Plumbing cannot be something we take for granted. अगर कोई भी शेयर We want to show our communities the responsibilities that plumbers have in protecting their health and, more important, educating them on ways to conserve our dwindling resources for the future. I'm here today at my nation's capital, Santoshi, Washington, video is D.C., not visible. United Association of Plumbers Local 5 Training Center. Here in the lobby of history are some of the early plumbing systems of this city. Hello. Although our country is young compared to the plumbing systems of India and वीडियो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड सर। Video is not visible. You are sharing the application. Share कर रहे हो आप, complete screen share कीजिए। Stop करके दोबारा से share कीजिए complete screen। नहीं आप जितना दूर लेके जाना चाहे ले जाइए। यहाँ समझा बोलना हाँ ले जाइए। कितना दूर तक? कैसा लगता है दो ऐसे बोले अब सर विजिबल है? अभी आप play कीजिए। क्या लगता है ना दूर तो जा कितना दूर आपको Why it was not shown? एक सेकंड सर। आप जब share screen पे जाते हैं तो आप स्क्रीन पे शेयर कीजिए, आप सिर्फ एप्लीकेशन शेयर करते हैं। अब दिखेगा, अब विजिबल है। 7 ओके। मेरे गाड़ी में भी नहीं लगता है। अब प्ले कर दीजिए। Now it Happy World Plumbing Day. I'm Tom Bigley, World Plumbing Council Chairman and Director of Plumbing for the United Association of Plumbers and Pipe Fitters from the United States and Canada. On March 11th, every year, people from all over the world will celebrate World Plumbing Day. This all started 12 years ago when the WPC established this date to
bring awareness to the public Yes, sir. that plumbing cannot be something we take for granted. We want to show our communities the responsibilities that plumbers have in protecting their health and, more important, educating them on ways to conserve our dwindling resources for the future. I'm here today at my nation's capital, Washington, D.C., at the United Association of Plumbers Local 5 Training Center. Here in the lobby of history are some of the early plumbing systems of this city. Although our country is young compared to the plumbing systems of India and Europe, our infrastructure is crumbling and in need of repair and replacement. That's why I chose today's location for World Plumbing Day's message. If we want safe, reliable drinking water and proper sanitation, it all starts here with training the next generation of plumbers. Every year, young adults from all over the world must decide on a career path for themselves and their families. It is essential that we promote the plumbing industry as a profession to ensure that we can continue to provide a good quality of life for the next generation. Here at the Plumbers Union, we take over 10,000 new apprentices every year at over 250 state-of-the-art training centers like this one that are scattered around the United States and Canada. These classes not only include waste, vents, and water systems, but also medical gas, backflow prevention, safety curriculums, and water reuse. Here in the rainwater harvesting training module, this facility captures all the rainwater and repurposes this for the flushing of water closets, urinals, and all the water to supply the wet training laboratories for teaching. By facilitating the training needs of our contractors and end users, we are expanding their employment opportunities, which makes it a clearer career choice for the next generation of workers. Fair wages and benefits, continuing educational opportunities, and not to mention a safe workplace environment will continue to attract critical workers for the future. It's 2022, and we are talking about the pandemic, which has killed close to 6 million people, and yet we are silent on the fact that over 800,000 people die every year from inadequate water, sanitation, and hygiene. World Plumbing Day raises awareness of this terrible but preventable statistic, but more needs to be done. The perception of good plumbing deserves to be recognized as a frontline solution to preventing diseases from taking away the lives of our children. Here at the World Plumbing Council, we work with global organizations like the World Health Organization, Messe Frankfurt, IWISH, and the World Skills Competition to support new technology and training seminars that promote clean, sustainable water and sanitation. To increase our voices, we need your help. Get involved by joining the World Plumbing Council. Share a link on your Facebook page or request proclamation from your country that recognizes March 11th as the World Plumbing Day. The more publicity we get, the more attention will be drawn towards funding to build critical plumbing infrastructure throughout the world. Also this year, the World Plumbing Council Conference will be hosted by China in beautiful Shanghai on October 13th to the 15th. Please join me and our entire World Plumbing Council family in exploring new products, new technology, and plumbing practices. The world is a small place. We must all work together to preserve our resources for our children and their children. Help me in celebrating World Plumbing Day by thanking all the plumbing installers, the plumbing manufacturers, the supply house workers, plumbing engineers, sewage and water treatment plant workers, and especially our plumbing instructors, for without their sacrifices and efforts, we would not be able to train the next generation of skilled plumbers. Thank you, and remember that the plumber protects the health of all nations. Happy World Plumbing Day! धन्यवाद संतोष। क्या हम एक बार जोरदार ताली बजा के जो ये बहुत ही संदेश था हमारे अध्यक्ष का, उसका हम स्वागत कर सकते हैं और हम सलाम करते हैं इस तरह की
जो उन्होंने संदेश दिया है अभी, वो अगर हम हमारे देश में भी हमारे इतनी सारी शाखाएं हैं पूरे देश में, अगर हम उसको ले जा सकें हर एक शहर तक, हर एक गांव तक, तो जो हमने अभी जो चर्चा की थी कि क्या भयानक स्थिति है जल की हमारे देश में, उसको हम काफी हद तक हम उसको हमारी जो आईपीए के विभिन्न चैप्टर्स हैं, जो शाखाएं, उनके थ्रू हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और हमारा मिशन है, ये हमारा एक गोल है कि हम इस चीज को करेंगे और हम सब साथ में हैं। जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो सब आईपीए से, अपने शहर की शाखा से जरूर जुड़ें और इस अभियान में आप सब हमारा साथ दें। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के निःशुल्क आयोजन करने के लिए किसी भी संस्थान को प्रायोजकों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुछ अमूल्य प्रायोजक हैं हमारे साथ। संतोष जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रायोजकों के उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में चलचित्र बताएं।
सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे लोकांना पिण्याचं पाणी याची फार मोठी गरज आहे आणि ती गरज भागवण्यासाठी या जलसंधारणाच्या कामातून निश्चितच सरकारला फायदा होईल. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि त्यांचे CSR पार्टनर मुकुंद माधव फाउंडेशन यांच्या वतीनं हा जो कार्यक्रम इकडं या माळशिरस तालुक्यात घेण्यात येतो आहे तो अतिशय उत्कृष्ट कार्यक्रम आहे आणि त्याबद्दल सर्व याचे जे काही भागीदार आहेत त्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. धन्यवाद. Grundfos Eye Solutions brings the benefit of intelligent solutions to smart booster systems. Solutions based on intelligent and variable speed pumps, cloud connections, and integrated system control. These solutions connect to any building monitoring system, making them a fully integrated part of the communication suite. Grundfos Eye Solutions provides booster systems for any application need. Choose plug and pump solutions that are fit for purpose with easy installation and setup. Or application optimized solutions that can be customized to fit any needs within more demanding applications. So, whether you're looking for a booster solution for light commercial, intermediate commercial, large commercial, or industrial booster systems, Grundfos Eye Solutions delivers a solution that enables optimum efficiency, control, and comfort within commercial boosting applications. Grundfos Eye Solutions. Pump, cloud, services. Huliot Group is a leader in the design and manufacture of advanced flow systems for commercial and residential buildings. The company offers a broadly comprehensive portfolio of sanitary system solutions that address the full life cycle of water flow from water supply to wastewater and infrastructure. With patented technology and state-of-the-art manufacturing techniques, Huliot Group offers innovative products that are available in each of the standard size and diameter options, and which deliver the highest standards of quality and reliability. The company is headquartered in Israel, and with its 5 global manufacturing and commercial subsidiaries, it serves an extensive customer base that spans over 30 countries worldwide. With a robust legacy of over 70 years in piping domain expertise, Huliot Group brings a profound commitment to always delivering service excellence and customer satisfaction. Our home has changed recently, meaning it's not only our home, it's our office, it's school, if you can call it a school. It's a place to take a short walk. Our home is the gym. It's also the great outdoors. It's the place where we learned how to protect ourselves at a time like this, when everything happens at home. We at Huliot Group are doing everything possible, so when it comes to your home water flow systems, you can enjoy real peace of mind. For over 70 years, we've been specializing in the production of advanced flow systems, water supply, drainage, wastewater, and infrastructure. Now, as always, we do everything we can so that you never know we're there. In every home, all over the world. Huliot, for your peace of mind. Global challenges require global responses. At Velo, we are playing our part and leading the way. The Velo Group is one of the world's leading providers of pumps and pump systems for the building services, water management, and industrial sectors. We move water with innovative products, smart solutions, and individual services. Velo provides critical infrastructure around the world. We fit out important buildings like hospitals and waterworks. We equip key industries and agriculture.
Velo is the digital pioneer in its industry. As an innovation leader, we set standards, from smart production to our connected products. They allow us to achieve new dimensions of customer satisfaction and efficiency. Velo offers sustainable solutions while also taking social responsibility. As one of 50 sustainability and climate leaders and the winner of the German Sustainability Award 2021, Velo is committed to actively slowing climate change. And by 2025, all of Velo's production sites around the world will be climate neutral. Around 8,000 employees are the foundation of our success. They are the heart of Velo. Together, we can overcome the greatest challenges of our time. धन्यवाद संतोष। धन्यवाद हमारे सभी प्रायोजकों का, जिनकी वजह से हम ये कार्यक्रम आप तक ला पाए हैं। आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं। मैं पहले आमंत्रित करना चाहूंगा दिल्ली शाखा के अध्यक्ष श्री मुकेश असीजा जी को, जो हमारा परिचय हमारे मुख्य वक्ता से कराएंगे। मुकेश असीजा जी। सर आप म्यूट में हैं सर। सभी जल प्रेमियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज मेरी आवाज आ रही? मैं हूं मुकेश असीजा, प्लम्बिंग उद्योग का एक कार्यकर्ता। कल हम लोग वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाने जा रहे हैं। पानी और प्लम्बिंग का जो रिश्ता है, वो रिश्ता जैसे हमारे शरीर में रक्त और नाड़ियों का होता है, उसी प्रकार का ये रिश्ता है। जल नहीं तो जीवन नहीं, और जल नहीं तो प्लम्बिंग भी नहीं। जल एक ऐसी चीज है जिसका हमारी संस्कृति से, हमारे सब धर्मों से एक बहुत अटूट रिश्ता है। किसी भी संस्कृति के बारे में अध्ययन करें, किसी भी धर्म के बारे में हम अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि उसमें जल को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर के प्रांगण का सरोवर का पानी हो, चाहे वो मक्का के जमजम कुएं का पानी आब हो, इन सब का हमारे जीवन से बहुत पुराना, हमारी संस्कृति, हमारे रोज के रहन सहन से बहुत एक अटूट रिश्ता है। लेकिन साथ में एक बहुत अफसोस की बात भी है, हमने अपने जल स्रोतों के साथ क्या किया, जिसको हम अपनी गाथाओं में माँ बोलते हैं, आरती उतारते हैं, गीत गाते हैं, उनके साथ हमने पिछले कुछ शताब्दियों में, मुझे कहना चाहिए धीरे धीरे, हमने कुछ बहुत गलत किया, जिसे शील भाषा में शब्द भी नहीं है जो उसके साथ हम उस स्रोतों के साथ हमने किया, वो बयान करने के लिए। ये पर ये भी एक बहुत ऐतिहासिक सच है, जब जब समाज में अपने मूल्यों से परे हटकर, अपनी परंपराओं के असली भावनाओं छोड़कर और रीति रिवाजों और धार्मिक
अनुष्ठानों को मात्र सिंबोलिज्म बनाकर इस्तेमाल करना हम शुरू कर देते हैं और उसके जो असली मायने हैं उनको भूल जाते हैं। तो इसी समाज में कुछ समाज सुधारक जन्म लेते हैं जो समाज को वापस अपने मूल्यों में लाने के लिए कोशिश करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। आज आपका मैं परिचय एक ऐसे ही समाज सुधारक से करा रहा हूं जो एक जल मसीहा है, डॉक्टर सुशील कुमार जैन। डॉक्टर सुशील कुमार जैन जल संरक्षण संस्थान के चेयरमैन हैं। वो पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हैं रुड़की, IIT रुड़की से। उन्होंने जियो और जियो वाटर साइंसेज में बहुत बड़ा कार्य किया है। उनका कार्य हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सराहा गया। उन्होंने अपने काम को विश्व के कई देशों में कई अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में पेश किया है जहां पर उनके काम को बहुत सराहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर जैन कुछ समाज सेवी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और वो जल के क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे लिए वो एक जल मसीहा है। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा और सपन भाई से बोलूंगा कि आप रिक्वेस्ट करें डॉक्टर जैन को कि डॉक्टर जैन अपना एक्सपीरियंस और अपना एक्सपर्टाइज हम सब लोगों के साथ शेयर करें। हम किस तरीके से वापस जल को उसी स्तर पे ला सकते हैं जैसा कि हमारी संस्कृति में उसको स्थान दिया गया है, हमारे सब धर्मों में उसको स्थान दिया गया है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छी बातें बताई हैं जल संरक्षण के बारे में और किस तरह से हम डॉक्टर साहब को अब आमंत्रित करके उन इस पूरे मिशन में हम उनका फायदा ले सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता एवं विशेषज्ञ डॉक्टर SK जैन से और उनसे निवेदन करता हूं कि वो हमें जल संरक्षण एवं जल संचयन की पावन यात्रा पर अपने साथ लेकर चलें। डॉक्टर SK जैन साहब। आप सभी श्रोताओं को और इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के पदाधिकारीगण सभी चैप्टर्स के सबको मेरा नमस्कार। आज हम आपके वर्ल्ड प्लम्बिंग डे जो कि कल 11 मार्च को है उसकी ईव पर मुझे ये बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ कुछ विचार साझा करूं और कुछ जो कार्य किए हुए हैं उन कार्यों के बारे में हम विचार विमर्श करें। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त में जल संरक्षण के बारे में और खास तौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैं आपको से विचार साझा करना चाहूंगा। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो स्क्रीन विजिबल आगे करिए। मैं समझता हूँ स्क्रीन विजिबल है आप सबको। आप सबको स्क्रीन विजिबल? डॉक्टर साहब आ रही है आपकी स्क्रीन? विजिबल है सर, विजिबल है सर। हाँ ओके सर, ओके सर। स्लाइड शो। जिस तरह से शाह साहब ने बताया कि कैसे वाटर स्केर्स है और हम इसके लिए इमीडिएट क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं, उससे हम शुरुआत करें। हम सभी जानते हैं कि पानी तो बहुत है, 97.2% पानी जो भी अर्थ पर है वो समुद्रों में है और सैलाइन है जो कि खारा पानी है, और 2.8% 2.8% ये पानी फ्रेश वाटर है जो अर्थ में है और वो भी नदियों के फॉर्म में, आइस कैपिंग फॉर्म में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, उसके अंदर हमें मिलता है। और 2.2% इसका इन सभी
स्रोतों में मिलता है हमें, और खाली 0.06% इतना सा फ्रैक्शन अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे ग्राउंड वाटर के जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से रिचार्ज करके इन स्रोतों को बढ़ाएं। और जिस तरह से आपको अभी शाह साहब कुछ बता रहे थे कि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 16% हैं, लेकिन पानी कुल रिसोर्सेज का, वर्ल्ड के रिसोर्सेज का 4% ही हमें मिलता है। तो नेचर ने ही हमें इम्बैलेंस वाटर दिया है, और करीब करीब 4 गुना ज्यादा हम लोग हैं वाटर अवेलेबिलिटी। इंडिया में वो टोटल वाटर जो यूटिलाइजेबल सोर्स है, वो एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, दैट्स अबाउट 1086 बिलियन क्यूबिक मीटर। उसमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सरफेस वाटर है और 396 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंड वाटर है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 2025 में ये पानी की डिमांड वो करीब डबल हो जाएगी, डबल नहीं सॉरी, दिस विल बी 1180 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, जो कि हमारे अवेलेबल 1080 क्यूबिक मीटर अवेलेबल है, बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे ज्यादा डिमांड हो जाएगी। और 2050 आते आते तक ये डिमांड डबल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हमारे फ्यूचर जनरेशन की पानी के बारे में होगी, और किस तरह से आगे विकास होगा, और किस तरह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पानी अवेलेबल होगा। इसलिए ग्राउंड वाटर जो है, भूजल, वो बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स हो जाता है, और हमारे लिए ये बिल्कुल इमीडिएट सोचने का वक्त है कि हम इसके कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए क्या करें, और कैसे हमारे ग्राउंड वाटर जल स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। फ्यूचर वाटर सिनेरियो अकॉर्डिंग टू यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 के बाद वाटर अवेलेबिलिटी जो होगी वो एक आदमी को होगी 3 आदमियों में। वाटर जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो ज्यादातर जगहों में ठीक नहीं रहेगी, पीने लायक नहीं रहेगी। और ये भी यूनिसेफ ने बताया है कि जो हमें फूड है वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को मिलेगा, 1/3 पॉपुलेशन को के लिए फूड हो पाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए भी उतना पानी नहीं बचेगा। और बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, जो पानी के दूषित होने से फैलती है, जिनमें प्रमुख है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में हमारे हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ये सारी इसमें फ्लोरोसिस में रहती है, कुबड़ निकल आना। ऐसे ही डेमेंशिया, जो एक तरह का भूलने का बीमारी, या मस्तिष्क कम काम करना और धीरे धीरे स्लो सारे फंक्शन हो जाना, वो डेमेंशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और कुछ पानी में अगर हमारे मेटल्स ज्यादा हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स, तो और कैडमियम और इस तरह के जो है जो मेटल्स हैं, वो तय मानकों से ज्यादा होने पर हमें कैंसर जैसी बीमारी भी हमको देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आप आज भी देख रहे हैं, और फ्यूचर में तो और ज्यादा होगा, कि आदमी सिटी से झगड़ेंगे, स्टेट टू स्टेट झगड़ेंगे, जैसे अभी तमिलनाडु और सर 1 मिनट, योर फर्स्ट स्लाइड इज विजिबल ओके ओनली, सो जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स आई थिंक उनको फिर, हाँ ठीक है, अब 4th स्लाइड हमें विजिबल हो रही है, फ्यूचर वाटर सिनेरियो। ओके सर, यू कैन कंटिन्यू। या जैसा मैं बता रहा था, स्टेट टू स्टेट, इसके बाद कंट्री टू कंट्री, वो भी अभी हम बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में देखते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से फाइट कर रही है, और वाटर रिसोर्स की तो बाउंड्री होती नहीं है, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स एक कंट्री का दूसरी कंट्री में भी ड्रॉ कर रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। उसकी एक टेक्निक्स अलग है, वो भी एक चैलेंज हो रहा है बिफोर द वर्ल्ड। और साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा तो वो पानी पर होगा।
नेक्स्ट। अब ऐसी स्थिति में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए और ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए और वाटर रिसोर्सेज के संसाधन बढ़ाने के लिए हम इनको कंजर्व करें, और कैसे हम योगदान इसमें दे सकते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, वो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में आज नहीं जाऊंगा। मुझे बताया गया है कि लेमैन लैंग्वेज में हम आज के विषय पर बात करें। रेनफॉल जितनी भी होती है, बारिश, वर्षा ऋतु होती है, वर्षा में पानी आता है, उस पानी को हम किस तरह से धरती के अंदर पहुंचाएं या सीधा काम में लें। और धरती के अंदर जब हम पहुंचाते हैं या सीधा काम में लेते हैं तो पानी पोल्यूटेड नहीं हो, दूषित नहीं हो। इस कंसेप्ट को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लेकर आएंगे और उससे पानी का जो जल संसाधन है, भूजल संसाधन, उनको बढ़ाने में कैसे योगदान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब का फायदा जब भी है जब कॉस्ट रीजनेबल हो, लार्ज एरियाज को हम कवर कर सके और इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन करने लायक आइडियाज हो, और एडिशनल वाटर अवेलेबिलिटी कैसे हो, वाटर क्वालिटी खराब नहीं हो, एनवायरमेंट को योगदान हो, इको बैलेंस हम बना के रखें। अगर हम देखें नेचुरली जो हमारा बरसात का पानी आता है, बाय नेचर 10 से 20% पानी जमीन के अंदर जाता है जितनी भी रेनफॉल होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा पथरीला एरिया है, कौन सा एल्यूवियम एरिया है, उसके अनुसार इसकी परसेंटेज घटती बढ़ती है। बट ओवरऑल अराउंड 10 to 20% पानी वो जमीन के अंदर नेचुरली जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस पानी को हम, जो बैलेंस हमारा 80% पानी है, वो करीब या तो इवापोरेशन लॉस में जा रहा है, वाष्पीकरण से, या वो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र के अंदर चला जाता है और बहुत सारा पानी सरफेस पर जाके पॉल्यूट हो जाता है। उस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं और किस तरह हम मानवता के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए पानी एक चैलेंज नहीं हो, ये हैवाक क्रिएट नहीं करे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं आजकल बहुत सारी चर्चाएं हो रही रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसमें मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि करीब 90% वाटर, 90% पानी रूफटॉप का, वो डायरेक्टली हम जमीन के अंदर भेज सकते हैं या उसको कलेक्ट करके उपयोग में ला सकते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग केवल पानी की उपलब्धता ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो हमारे पानी के जल स्तर नीचे चला जा रहा है उसको कंट्रोल करने में भी लाभदायक होगा। और ये भी एस्टिमेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अगर हम लार्ज स्केल पर इंडिया में अडॉप्ट करें, जहां जहां भी पॉसिबल है, तो अराउंड 25% हम पानी को और ज्यादा बचा सकेंगे और एडवांस कर सकेंगे वाटर स्कैर्सिटी। दैट इज इवन इन 2050 वी विल सर्वाइव जो पानी हमें अब उपलब्ध होगा, ये सब प्रैक्टिसेस करने के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, जो पानी का हम सीधा खाली पानी को ऊपर से कलेक्ट करें टैंक में और उस पानी को हम उपयोग में लाएं। इसके लिए थोड़े से छोटे से उपकरण हैं और इक्विपमेंट्स हैं और एक सिस्टम है जो कि बनाए गए हैं। अगर इस चित्र में आप देखें तो ये कंड्यूट है, कंड्यूट पाइप के साथ ये फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के माध्यम से पानी को आप नीचे कलेक्ट कर सकते हैं। सर स्लाइड आगे बढ़ाइए सर स्लाइड आगे बढ़ाइए। हाँ, इसको आगे हाँ, दैट्स ओके। अब विजिबल है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल पाइप वाला सिस्टम दिख रहा है। यस। तो ये से जो पानी का आप कंड्यूट्स के थ्रू, इसके स्पेसिफिक डिजाइन और टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग ज्यादा जानते हैं पाइप के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लेकिन जो फिल्टर लगता है
वो वी वायर फिल्टर है और वो 0.75 माइक्रोन से लेके 1.5 मिलीमीटर तक डिपेंडिंग अपॉन कितनी इम्प्योरिटी उस पर्टिकुलर जगह आ सकती है। जैसे रेगिस्तान में उसके लिए अलग स्पेसिफिकेशन है, यहाँ के लिए अलग है, यूरोप और वहां पर बहुत कम मिट्टी और इस तरह की चीजें आती है, वहां के लिए अलग है। लेकिन कुल मिला के फिल्टर्स अवेलेबल हैं और वो फिल्टर्स लगा के हम नीचे कलेक्शन टैंक में जोड़ सकते हैं। ये जैसे नीचे कलेक्शन टैंक दिख रहा है, इसको हम सीधा उपयोग में ला सकते हैं। और ज्यादा पानी अगर है तो इसमें आउटलेट देके हम ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम दोनों काम इससे कर सकते हैं, पानी को कलेक्ट भी कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है जो मेरे अपने ऑफिस में ही एक सिस्टम लगाया हुआ है, इस तरह का इंडिविजुअल सिस्टम। एक ट्रेडिशनल मेथड से ये 2000 में लगाया गया था, मॉड्यूलर सिस्टम नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह अभी भी काम कर रहा है। और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन ट्यूबवेल है जिससे हम पानी काम में लेते हैं, वो आज तक भी चल रहा है, जबकि आसपास के जो ट्यूबवेल्स हैं वो सूख गए हैं और पानी जो सप्लाई है वो केवल बिसलपुर सप्लाई पर डिपेंड हो रही है। नेक्स्ट। ये डिजाइन अगर आप देखें तो इसकी डिजाइन में हमने क्या किया था कि दो तरह के एक्विफर्स यहाँ मिल रहे हैं। करीब 80 मीटर तक, जमीन से 80 मीटर तक हमें एल्यूएम मिल रहा है, 80 मीटर के बाद हमें फ्रैक्चर्ड रॉक मिल रही है। तो दोनों सिस्टम में हमने इस पानी को स्लॉटेड पाइप देके और चारों तरफ से फिल्टर मीडिया डाल के और फिर इस पानी को कनेक्ट करके दो एक्विफर सिस्टम को रिचार्ज कर रही है और इससे वाटर टेबल जो फास्ट डिक्लाइन हो रहा था उसकी रेट कम हो गई है। नेक्स्ट। दूसरा ये केस स्टडी है यहीं पर। मूवमेंट नहीं हुआ सर, स्लाइड का मूवमेंट नहीं हुआ सर। स्लाइड क्यों नहीं हो रही? नेक्स्ट करिए। क्या भाई अब विजिबल है सब? सर नेक्स्ट नहीं है, अभी वही चल रहा है। हाँ अब केस स्टडी वाला आ गया सर, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम दिया करिए। ओके। नाउ इसमें रोटरी भवन है, वहां पर हॉल है एक और एक लाइब्रेरी है, दोनों का करीब 4000 स्क्वायर मीटर एरिया है। उससे दोनों के पानी को कंड्यूट पाइप के थ्रू लाकर अंडरग्राउंड से पाइप के अंदर ले जाके और एक स्टोरेज चैम्बर है उसमें कनेक्ट किया गया। उसके बाद स्टोरेज चैम्बर के अंदर वॉल पर फिल्टर लगा के और फिल्टर से उस पानी को फिल्ट्रेशन चैम्बर में ले गए, जहां पे 3 मीडिया है। ऊपर सैंड है, फिर पेबल्स हैं, फिर ग्रेवल्स हैं और उसके बाद बोल्डर्स हैं। और इनके माध्यम से फिल्टर होते हुए पानी अंदर नीचे वहां पर जा रहा है। वहां भी हमने दोनों मल्टी एक्विफर सिस्टम में पानी भेज रहे हैं, एक एल्यूवियम में और एक नीचे रॉक के अंदर जहां जहां फ्रैक्चर्ड जोन है। उससे वाटर लेवल वहां का काफी कंट्रोल्ड रहा और ये 2003 में लगाया गया था, जिसका इनॉग्रेशन हमारे उस वक्त के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी ने किया था। और इसका जो रिजल्ट्स हैं वो अब हमारे सामने हैं। अभी भी वहां पर पानी मिल रहा है, जबकि सामने सेंट जेवियर कॉलेज है, उसके लिए शालीमार कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जो उससे गहरे ट्यूबवेल हैं वो भी सब सूख गए हैं और उनमें पानी नहीं मिल रहा। जबकि रोटरी भवन में आज भी पानी मिल रहा है। इस पानी से पहले दाल नहीं पक पाती थी, अब इसका 2300 TDS वो आ गया है 1800 पर, और 1800 TDS के पानी से कपड़े भी थोड़े से धुलने लगे हैं और ये पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। वाटर लेवल जो इधर डिक्लाइन हो रहा था फास्ट रेट से अबाउट 1 मीटर पर ईयर, which has come down by 0.3 meters. So that's a achievement and advantage जो इस सिस्टम की जो हमारे फायदे मिले हैं वो ये है। ये उपराष्ट्रपति जी उस वक्त के इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, बिकॉज उस वक्त ये सिस्टम कॉमन नहीं था और यहाँ पर पहला ही संभवतः काम हुआ था जयपुर में। और इसके बाद ये जो सिस्टम बनाया गया बहुत जगह रेप्लिकेट हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को आके डिजाइन को समझा और इस डिजाइन को अप्लाई किया। अभी करीब पिछले 10 सालों से और पर्टिकुलरली 5 सालों से मॉड्यूलर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें वी वायर फिल्टर स्क्रीन लगती है, वो स्क्रीन लग के और उसके बाद ये इंजेक्शन वेल जाता है। इससे हम जो फिल्टर मीडिया लगाते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में,
वो मीडिया की जरूरत नहीं होती, तो मेंटेनेंस आसान है। और इसका जो फायदे हैं वो ये है कि कम पोल्यूट होता है, और जब भी आपको मेंटेन करना होता है तो सारे ग्रेवल्स और मीडिया को निकालना नहीं पड़ता, केवल फिल्टर को निकाल के साफ करके और दोबारा फिर लगा सकते। अब इंडस्ट्री लेवल या कम्युनिटी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? जो अभी तक बात की वो इंडिविजुअल्स की बात की, इंडिविजुअल हाउसेज में, इंडिविजुअल ऑफिसेज में, इंडिविजुअल स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वो उस तरह के सिस्टम लग सकते हैं। अब कम्युनिटी लेवल पर क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। सिटीज में अगर आप देखें तो सिटीज में ज्यादातर सिटीज में अब कंक्रीट जंगल हो गए हैं और जगह ही नहीं है। जो रिचार्ज नेचुरल होता था 10 से 20% जो मैंने शुरू में बताया, वो भी पानी नहीं जा रहा। सिटीज की हालत बहुत खराब है। वो 3% से 4% भी पानी अब सिटीज में नहीं जा रहा, क्योंकि सारा का सारा पेव्ड एरिया हो गया है। और जो सिटीज के कैचमेंट्स हैं वो सारे एनक्रोचमेंट होके और पुअर प्लानिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हर्डल्स क्रिएट हो गए हैं, और अर्बन एरियाज में बिल्कुल पानी नहीं रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि जो गांव में दूर में पानी अवेलेबल है, जैसे अभी जयपुर का ही उदाहरण लें या बेंगलोर का लें, दूर में जो पानी अवेलेबल है गांवों से, वहां से हम किसी रिवर से या डैम से पानी को लेकर आ रहे हैं और अर्बन सिटीज में या अर्बन एरियाज में उस पानी को दे रहे हैं अर्बन सिटीजन्स को। मेरे को बहुत ऐसा अंदेशा है कि फ्यूचर में ये कहीं सिविल वॉर क्रिएट नहीं कर, एक डिवाइड बिटवीन रूरल एरिया एंड सिटी एरियाज क्रिएट नहीं हो जाए, बिकॉज रूरल एरिया के लोग कहेंगे हमारा पहला राइट है, और इस तरह के आंदोलन शुरू हो सकते हैं। तो हमको ये बहुत जरूरी है कि हम सिटीज में बहुत ज्यादा ध्यान देकर वहां के पानी को वहां रोके और कम से कम पानी हम बाहर से लेके आए। अब सिटीज का एग्जिस्टेंस ही तब है जब पानी होगा, पानी नहीं होगा तो सिटीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। इसलिए जो इसके नेक्स्ट स्लाइड, इज दिस साइट विजिबल? नेक्स्ट स्लाइड। Storm water management and recharge of groundwater. Okay, जो storm water cities में आता है, okay, the storm water जो cities में आता है, जो बरसात का पानी वो हाउस के छतों से होके, रोड से होके, और सारा का सारा पानी सड़कों पे जमा हो जाता है बहुत ज्यादा। कई जगह आपका स्टेगनेंट पानी जो हो जाता है वो रोड्स को डैमेज करता है, और हर साल हमको रिपेयर कॉस्ट इस पर लगती है, और रोड्स को ठीक करने में बहुत सारा पैसा भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। और ये इंडस्ट्रीज और सिटीज दोनों में इस तरह का प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करने के लिए एक मॉडल बनाया है जो रोड्स के अलोंग अगर हम इस कंसेप्ट को लागू करें तो किस तरह कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हमको हो सकते हैं, ये हम अगले स्लाइड के माध्यम से देखें। रोड्स पर जो वाटर है, अगर इसको हम किसी तरह से रिचार्ज कर लें तो रोड्स पर स्टेगनेंट वाटर खत्म हो जाएगा, लाइफ रोड्स की बढ़ेगी। वहां पर जब रिचार्ज सिस्टम्स होंगे तो उसके अराउंड मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, तो प्लांटेशन में पानी कम देना पड़ेगा, और ये जो बार बार हम एक्सपेंसेस करते हैं रोड पर वो 5 टाइम्स कम हो जाएंगे टुवर्ड द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। एट द सेम टाइम जो सिटीज में ग्राउंड वाटर की सिचुएशन होगी वो सिचुएशन भी धीरे धीरे ठीक होगी, और इसलिए ये जो सिस्टम है उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि इंडस्ट्रीज में जो भी रोड्स हैं और जो सिटीज में रोड्स हैं उसके अलोंग जो पानी चला जाता है उस पानी को हम किस तरह से बचा सकते हैं और उसके अलावा उससे रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक मॉडल इस स्लाइड में बताया गया है, जिसमें आप देखें तो ये रोड है, रोड के दोनों किनारों पर पिंक में ड्रेन्स हम बना सकते हैं, उस ड्रेन्स में वर्टिकल फिल्टर्स हम लगा सकते हैं, जो कि आपको ये व्हाइट नजर आ रहे हैं, वो वर्टिकल फिल्टर्स में लग सकते हैं, और रोड के दोनों साइड में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज सिस्टम लग सकते हैं, जिसकी
जो डिस्टेंस है वो डिपेंडिंग अपॉन क्या वहाँ की हाइड्रोजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिंग डिसाइड होगी। कहीं पर ये 50-50 मीटर होंगे दूर, कहीं 100 मीटर, 200, 500 मीटर भी दूर हो सकते हैं एक एक स्ट्रक्चर। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें तो फिल्टर मीडिया दिया हुआ है, इसकी जगह हम वी वायर स्क्रीन लगा सकते हैं यहाँ से पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट करके, और जितना भी पानी ये आ रहा है वो सारा का सारा इन स्ट्रक्चर के थ्रू जमीन के अंदर चला जाएगा जैसे यहाँ दिखाया गया है। और इसके बाद ये जो डिफरेंट सॉइल के एक्विफर्स हैं इसके अंदर ये पानी को हम भेज सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है, जो कि एक दो जगह हमने ट्राई भी किया है, इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल है। अगर रोड्स पे भी ये सक्सेसफुल होता है तो हम सभी सिटीज की रोड्स पे इसको लागू कर सकते हैं। इसके अलावा हम सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इन पर हम इसको लागू कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम वाटर रिचार्जिंग पर ये हो सकता है। साथ में जो स्टॉर्म वाटर की स्टैग्नेशन की और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं और जो पानी वेस्ट जा रहा है उसको हम सहेज कर रख सकते हैं आगे आने वाली जनरेशन और हमारे लाइफ के लिए। ये कार्य पब्लिश हुआ था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वो किसी तरह से वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम साहब थे उनके पास वो रिसर्च आर्टिकल आया, तो उन्होंने ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे कॉल किया और इसके बारे में डिस्कस किया। और ये जो मैंने रोड्स का मॉडल दिया था उनका ही आइडिया था। उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं इसको हम पूरे जो नेशनल हाईवेज है उसको उस पर अडॉप्ट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने स्कीम मांगी थी। वो मैंने राष्ट्रपति महोदय को उस वक्त प्रेसित भी कर दी थी। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। गवर्नमेंट ने आगे क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन इसमें योगदान दे सकती है और इस प्रोजेक्ट, इस मॉडल को अगर लागू किया जा सकता है एक बहुत बड़ा काम पानी के रिचार्ज में हम कर सकते हैं। और इसमें किस तरह के पाइप कैसे यूज होंगे उस पर भी आगे विस्तृत में हम बात कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो रोड पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उस वक्त गवर्नर राजस्थान की थी मैडम प्रतिभा पाटिल, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने ये डिजायर की थी कि ये गवर्नर हाउस में अगर इसको अडॉप्ट किया जाए तो कैसे रहेगा, तो वहां जाके स्टडी करके वहां भी ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है और इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। अब हम बात करें इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें हम किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को काम में ले सकते हैं। ये इंडस्ट्री की स्लाइड विजिबल है? हेलो, विजुअल है सर? ओके सर, ओके सर। तो ये हरिद्वार में एक हीरो मोटोकॉर्प्स की इंडस्ट्री है, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो मोटरसाइकिल जो बना रही है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता था बारिश के अंदर और बाहर निकलना भी मुश्किल था। उनको व्हीकल्स की जो बन जाती थी उनके ट्रायल ट्रैक पे भी पानी जमा हो जाता था, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इनको। एक फ्लडिंग वाज ए मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर पूरा स्टडी किया गया, स्टडी करके, और ये आप देखें, ये जो रोड है इसके अंदर यहाँ से पानी बाहर नहीं जा पाता था और इस इंडस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा पानी यहाँ पर भर जाता था। यहाँ पर रोड के किनारे, दोनों किनारों पर इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। यहाँ से ले जाके और फिर एक रेजरवॉयर वो बनाया गया। वो रेजरवॉयर बना के सारे पानी को वहां डाइवर्ट करके फिल्ट्रेशन के माध्यम से उसको स्टोर किया गया फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। और उसी में इस रेजरवॉयर में करीब 10 पर्कोलेशन सिस्टम बनाए इंजेक्शन नेल के साथ, जो आपको रेड स्पॉट्स में नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स बनाए गए, इनके थ्रू जो एक्सेस पानी आता था वो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता था। यहाँ पर ये एक मेंटेनेंस ट्रैक दिया गया है रेजरवॉयर का। ये आर्टिफिशियल रेजरवॉयर बनाया गया है टोटल, पहले कुछ नहीं था, जमीन थी। और इसके अंदर ये बंडिंग बनाई गई जिसमें पूरा इसको हमने स्टोन पिचिंग की। स्टोन पिचिंग करके वॉल्स को प्रोटेक्ट किया
उसके बाद ऊपर वॉक ट्रैक बनाया, इट इज अ मोटरेबल ट्रैक जो सब तरफ जा सकती है और यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। और सारे बंड के दोनों तरफ फ्लावर्स और ब्यूटीफाई करके इसको बहुत ही सुंदर रूप इसको दिया गया। और यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया गया जिसमें कि विजिटर्स आके इसको देख सकते हैं ओवर ब्रिज से। और ओवर ब्रिज के बाद ये एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट भी हो गया। और यहाँ पर करीब करीब 40 मिलीमीटर पानी होने पर भी इतना पानी भर जाता था कि वो इंडस्ट्री का चल पाना मुश्किल होता था। जब ये प्रोजेक्ट 2008-9 में किया गया, उसके बाद में इवन 100 मिलीमीटर बारिश पर भी ये बिल्कुल पानी यहाँ इंडस्ट्री में नहीं रहा, सारा का सारा पानी रिजर्वॉयर में आ गया और एक्सेस पानी ये परकोलेशन पिट्स के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज में चला गया, जिसके बहुत सारे डिजाइन्स हैं, कैसे अंदर गया क्या गया, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो आपका ओवरऑल ये इसका एक कंसेप्ट है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है इन मेनी इंडस्ट्रीज और मेनी फील्ड्स। ये भी अडॉप्ट किया जा सकता है इन एयरपोर्ट्स, मे बी स्टेडियम्स, मे बी प्लेग्राउंड्स, तो बहुत सारी जगह अडॉप्ट किया जा सकता है। अब ये बात हुई इंडस्ट्रीज की, फिर सिटीज की, देन हमने बात की इंडिविजुअल लेवल पर। अभी हम कलेक्टिव रूप में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप हाउसिंग में कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस में कर सकते हैं, फार्म हाउसेज में कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट्स में कर सकते हैं। और वो किस तरह से हम कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम ला सकते हैं, वो अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए अगर हम जैसे 2 घर, 5 घर या 6 हाउसेज, 10 हाउसेज को मिला के कैचमेंट बना के और उसके लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दिया जाए और पाइप्स के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया जाए अंडरग्राउंड ड्रेन के थ्रू या ड्रेन के अंदर पाइप ले जाकर, तो ये इसकी कॉस्ट जो है वो पर हाउस कम हो जाएगी, पर इंडिविजुअल कम हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट दिया गया, दिस इज नोन एज कलेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे ही हमारे जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जगह कम होती है और हाउस जो रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें अब हम चारों तरफ एक जगह छोड़ सकते हैं। जो भी हमारे पास ओपन पेव्ड एरिया अवेलेबल है वो कच्चा जगह हम छोड़ सकते हैं, करीब 4 फीट या 6 फीट वाइड, और जो भी लेंथ हमारी है उसके अंदर हम सिंपल ग्रेवल्स डाल सकते हैं या ब्रोकन ब्रिज डाल सकते हैं। और इसको इस तरह स्लोप दें हम कि जो भी ऊपर रूफटॉप से पानी आ रहा है वो पानी हमारा इस स्लोप्स के थ्रू यहाँ पर चला जाए और नेचुरल कैपेसिटी जो हम क्रिएट कर रहे हैं बाय आर्टिफिशियल फिल्टर मीडिया, उससे पानी अंदर चला जाए। और इस तरह से हम मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस में इसका योगदान ले सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कि हम ड्वार्फ वॉल बनाएं और अगर वहां पे कोई एक वेल एग्जिस्ट करता है तो उसमें उस पानी को भेज सकते हैं, नहीं तो एक ओपन वेल बना के एक कोने में, और ज्यादा जगह नहीं होगी, थोड़ी सी जगह होगी, उसके अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं। रूफटॉप और पेव्ड एरिया दोनों का पानी हम अच्छी प्लम्बिंग के द्वारा इसके अंदर भेज सकते हैं। ब्रोकन ब्रिक मैंने जैसे बताया अभी वही कंसेप्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक और मेथड है, हम परकोलेशन जो पिट्स हैं वो बना सकते हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, ताकि जहां पर हमारे पास स्पेस कम है वहां पे परकोलेशन पिट अंडरग्राउंड काम करेंगे। इनको पाइप के थ्रू और स्लोप देते हुए जो वेल हाइड्रोलिक्स के अकॉर्डिंग और जो हाइड्रोलॉजिकल क्राइटेरिया लेके क्या स्लोप बनता है वो स्लोप देके, और इनको हम ये इस पर्टिकुलर पिट में जो ग्रेवल है वो ग्रेवल देके इस पानी को भेज सकते हैं। तो ये नेचुरल फिल्टर मीडिया काम करेगा। आजकल जो इस रीवायर फिल्टर आ गए, वो फिल्टर भी हम इनमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इन फिल्टर्स के थ्रू ये सारा का सारा पानी अंडरग्राउंड में जा सकता है। ये मैंने अभी डिस्कस किया। अगर हमारे पास ऑलरेडी वेल है, वो सूख गया है, ट्यूबवेल है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पिट बना के और इसको कनेक्ट करके और इसके बाद इस पानी को भी हम जमीन के अंदर भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम अडॉप्ट अनजाने में ही वेस्ट करते हैं।
जैसे बहुत जगह पाइप में लीकेज है, इसमें इंडियन प्लम्बिंग और खाली घरों में ही और कम्युनिटी लेवल पर पाइप नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे भी पाइप में बहुत सारे लीकेजेज रह जाते हैं। ये एविडेंट होता है बेंगलोर में करीब 45% पानी जो है वो लीकेज में लॉस हो जाता है, जबकि वो पानी आ रहा है मोर देन 30 किलोमीटर्स अवे वहां से, और वो पानी वेस्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 42 to 60% पानी वो लीकेजेज में वेस्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक अभियान आईपीएल चला सकता है और गवर्नमेंट को इम्प्रेस अपॉन कर सकता है कि ये कार्य किया जाए, ताकि ये पानी का जो वेस्टेज है वो अगर रोक दे तो एक बहुत बड़ा योगदान आईपीएल का होगा। सीपेज लॉसेज ऐसे ही हम अगर प्रिवेंट कर पाए, जो हमारे पोन्ड्स में, लेक्स में, कैनाल में ये सीपेज बहुत ज्यादा चला जाता है, उसको हम रोक सकते हैं और उस पानी को हम काम में ले सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। आजकल पॉलीमर सीड्स भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं, वो अगर हम स्प्रेड करें पॉन्ड्स में और लेक्स में, तो उससे वो पानी का जो इवापोरेशन लॉसेज है विच इज मोर देन 35 to 40%, वो इवापोरेशन लॉसेज रुक जाएगा और पानी की अवेलेबिलिटी हमको बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम पानी का कंजंक्टिव यूज करें सरफेस और ग्राउंड वाटर को मिला के। जैसे मैं एग्जांपल दूं हमारे राजस्थान का, जहां पर गंगानगर एरिया है या जैसलमेर एरिया है या बाड़मेर एरिया है, जहां इंदिरा गांधी कैनाल आई है, वहां पर ज्यादातर पानी ग्राउंड वाटर का पानी खारा है और अच्छा पानी जो मीठा पानी है वो कैनाल के थ्रू आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैनाल के किनारे किनारे दोनों तरफ छोटे शैलो डेप्थ के ट्यूबवेल्स बना के, और उस पानी को जो सीपेज पानी आ रहा है कैनाल का पानी, वो ग्राउंड वाटर मिक्स हो रहा है सलाइन में, वो ऊपर पानी उसको क्वालिटी को थोड़ा ठीक कर रहा है। तो हम कुछ पानी उसमें से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया सलाइन वाटर का और 3 पार्ट फ्रेश वाटर किसी जगह, उसको एक पर्टिकुलर यूज में हमने लिया एग्रीकल्चर। देन ऐसे 4 पार्ट फ्रेश वाटर के और 1 पार्ट सलाइन वाटर, उसको काम में लेके हम पीने के काम में ले सकते हैं। 2 पार्ट सलाइन वाटर, 2 पार्ट फ्रेश वाटर, उसको हम वॉशिंग में, क्लीनिंग में, स्वीपिंग में, इनमें काम में ले सकते हैं। इस तरह से हम कंजक्टिव यूज करें सरफेस और ग्राउंड वाटर का, तो जो लोड पड़ रहा है सरफेस वाटर पर कैनाल एरिया में, वो लोड भी कम होगा। जो प्रॉब्लम हमारी वाटर लॉगिंग की क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ दी कैनाल्स, बहुत जगह ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया और इस तरह ऊपर आ गया कि आप अगर ये गंगानगर एरिया में देखें तो हनुमानगढ़ और इसमें गग्गर बेसिन के आसपास पानी इतना ऊपर आ गया है कि नींव तक पानी आ गया, उसमें बेसमेंट्स को प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो नींव में पानी आ गया, उस पानी से एग्जिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग दैट इटसेल्फ इज इन प्रॉब्लम। तो वो उसको जब पानी को यूज करेंगे अंडरग्राउंड वाटर को, तो वो लेवल थोड़ा नीचे जाएगा, तो वो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहे हैं वाटर लॉगिंग के, उनको भी दूर किया जा सकता है। तो ये कंजंक्टिव यूज ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम डिसैलिनेशन कर सकते हैं सी वाटर का, और हमारे पर्टिकुलरली जो वी आर लकी कि हमारे साउथ इंडिया में तीनों तरफ समुद्र है, और उन सारी सिटीज में हम समुद्र के पानी को मीठा करके और उसको काम में ले सकते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पर बहुत कम लोड आएगा, जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उन पे भी कम लोड आएगा। और आजकल तो ये कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट्स और टेक्नोलॉजी आ गई है कि उससे सी वाटर को हम काम में ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव भी लिया है, उन्होंने चेन्नई में एक प्लांट लगाया है, उससे 1/4 of the Chennai is being now fed by this water, जो सॉफ्ट वाटर में क्रिएट किया गया सलाइन वाटर से, उस पानी को वो काम में ले रहे हैं। तो ये एक लार्ज स्केल पर ये भी काम किया जा सकता है। और एक हम कैंपेन भी चला सकते हैं जिसमें एसोसिएशन, सामाजिक संगठन, आपकी जैसे आईपीएल अवेयरनेस क्रिएट करके इसको हम एक मास मूवमेंट बना सकते।
प्लांट्स और इनके अंदर भी हम जो मोपिंग ऑफ फ्लोर पानी आता है उसको काम में ले सकते हैं। आपके प्लम्बिंग में जो एडजस्टेबल सिस्टम है उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग यूज के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी में पानी जाए, वो आजकल आप लोग जानते हैं वो आ भी रहे, उसको बढ़ावा दें ताकि पानी कम यूज हो। नहीं तो ज्यादातर घरों में इवन आफ्टर यूरिनेटिंग पूरा का पूरा फ्लश चला दिया जाता है और वो पानी सारा का घिस जाता है, उसको भी हम रोक सकते हैं। इसी तरह से हम जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स पानी के हैं जो हम आरओ उसमें लगाते हैं, किसी भी पानी में हम आरओ लगा देते हैं, जैसे 500 टीडीएस का पानी है, 300 टीडीएस का पानी है, उसमें भी हम आरओ लगा देते हैं। आरओ 500 टीडीएस से ज्यादा होने पर ही एडवाइजेबल है। उसके पहले अगर हम लगाते हैं तो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो हम हटा देते हैं और वो पानी हेल्दी होने के बजाय वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उससे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम इनकी कमी हो जाती है और आजकल बहुत सारी डिजीज, अनकॉन्शियसनेस और ये पोटास और सोडियम और कैल्शियम की कमी से भी वो डिजीजेस हो रही हैं। उसका मेन कारण ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग आरओ वाटर। तो आरओ वाटर जहां जरूरत है वही लगाया जाए, बाकी जगह सिंपल प्यूरिफायर लगा लें और जिसमें खाली अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, और इसके अलावा उसमें फिल्टर्स हो। वो फिल्टर्स कोई भी इम्प्योरिटी है जो सॉइल की इम्प्योरिटी है या और तरह की इम्प्योरिटी है उसको हटाए। ऐसे ही जहां पे फ्लोराइड लेस देन 1.5 mg पर लीटर है वहां इसकी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा है तो फिर आप आरओ यूज कर सकते हैं। और रिजेक्ट वाटर जो है उसका हमको बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो रिजेक्ट वाटर आरओ से उसके टीडीएस को मेजर करा के अगर वो 2000 तक का है तो उसको हम हमारे प्लांट्स में काम ले सकते हैं, लोन में काम ले सकते हैं, घरों में जो हम अपने प्लांट्स में जरूरत है उसके अंदर काम में ले सकते हैं। टाउनशिप, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री, ये सब मैंने ऑलरेडी बताया है। इनमें जो जितना है जो हम ये जरूर करें कि इनमें रिसाइकिल और रीयूज करें पानी। एसटीपी प्लांट्स लगाना, हम इसको बहुत ज्यादा हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि एसटीपी प्लांट लगाने से जितना सीवरेज का पानी जाता है वो पानी सारा रिसाइकिल होकर सिस्टम में आएगा और उस पानी को आप गार्डनिंग में और फ्लोरिंग, मॉपिंग, फ्लोरिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इन सब में यूज में ले सकते हैं। वैसे वो पानी दैट इज एज गुड एज ड्रिंकिंग वाटर नॉर्म, but due to our certain religious constraints we may use other than drinking purposes, but उस पानी को रिसाइकिल करके काम में लिया सकता है। पर्टिकुलरली जैसे हमने यहाँ वाटिका इन्फोटेक सिटी है, टाउनशिप, उसमें हमने इसको अडॉप्ट करवाया है और उसके अंदर जितना भी पानी एसटीपी से क्लीन होके आ रहा है उस पानी को फ्लशिंग सिस्टम में ले गए। सो दैट डबल लाइंस, ये डबल लाइंस लगा के, और अगर वो इकोनॉमिकली वायबल है, लुकिंग टू द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो ये जरूर अडॉप्ट करना चाहिए और इसको हमें एडवोकेट भी करना चाहिए। इसी तरह से हम मास अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे आज आईपीएल डे पर आप लोग कर रहे हैं, एनजीओज हैं, रोटरी हैं, लायंस क्लब हैं और बहुत तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो वेस्ट वाटर को उठाएं और इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें। और हम लोगों को ये भी करना चाहिए या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वेरी चाइल्डहुड से, जो बच्चों की प्राइमरी लेवल से ही हमको पानी के महत्व के बारे में, पानी को बचाने के बारे में, पानी को किस तरह से हम ज्यादा अच्छी तरह उपयोग में ला सकते हैं, उसकी हाइजेनिक कंडीशन के बारे में टेक्स्ट बुक में चैप्टर होना चाहिए या एक पोर्शन होना चाहिए, जिससे बच्चों के माइंड में जब अर्ली स्टेज से हम ये दे देंगे तो वो आगे होके आगे जाके और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इवन दे में इम्प्रेस अपॉन देयर पेरेंट्स टू अडॉप्ट इट। तो इस तरह से हम हमारा योगदान कंजर्वेशन ऑफ वाटर में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। A big thank you to all of you.
धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके सर। आज आपने एक ऐसे अभियान के बारे में हमें बताया जो हम सबके लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि बेहद जरूरी भी है। आपने इतनी सरल भाषा में इतने गहरे विषय को हमें आज जिस तरह से समझाया है वो बहुत खूबसूरत है। आपका पुनः तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों के मन में, हमारे श्रोताओं के मन में अनेक सवाल कुलबुला रहे होंगे आज के विषय पर। मैं साहिल कंसल जी को आमंत्रित करूं उसके पहले आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा। मैं आपका मेज़बान सपन शाह, IPA इंदौर शाखा से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब ने अपना कीमती समय हमें दिया IPA के इस संगोष्ठी को। और जैन साहब, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत और हसीन थी ये शाम, जहाँ पे हम रोमांस की बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका की बात आती है। तो मैं कहूँगा कि रोमांस हमारा पानी के साथ होना चाहिए, और वो अगर हमने वो रोमांस जगा लिया पानी के लिए तो मुझे यकीन है कि जो ये विषय है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो इस निवेदन के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी को, और आमंत्रित करता हूं साहिल कंसल जी का, जो हमारे चंडीगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं, कि वो आपके प्रश्नों का जवाब हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर SK जैन साहब से पूछेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सभी को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद SK जैन साहब। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत ही एनलाइटनिंग आपके थॉट्स थे, एंड आपने जो अपना इतना रिसर्च, इतने सालों का आपका काम सब में सुनने का मौका मिला। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सर। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हार्वेस्ट और रीयूज द RO वेस्ट वाटर, AC ड्रेन वाटर, स्विमिंग पूल वाटर एंड STP रिसाइकल वाटर? जैसा मैंने अभी बताया है RO के लिए कि RO के पानी का जो रिजेक्ट वाटर है उसकी केमिकल एनालिसिस करा ले या TDS एटलीस्ट ले ले, उससे ये पता चल जाएगा कि ये पानी किस काम में आ सकता है। बहुत बार RO का रिजेक्ट वाटर इतना TDS होता है कि आराम से नॉर्मल टाइप की क्रॉप्स या नॉर्मल टाइप के प्लांट्स या जो घरों में अपने या लॉन वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से उसमें काम में आ सकता है। इसी तरह से अगर RO का रिजेक्ट वाटर और थोड़ा सा ठीक पानी है तो उसको हम अच्छी तरह अच्छे प्लांट्स में जो आपके मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स हैं वो लगा के उनमें काम में ले सकते। अगर आपका पानी 2000 से 3000 के बीच है TDS का, उसको हम मॉपिंग और फ्लोरिंग में काम में ले सकते हैं, रिजेक्ट वाटर। और अगर हमारा क्वांटिटी ज्यादा है रिजेक्ट वाटर की तो हम उसको फ्लशिंग सिस्टम में भी ले जा सकते। ये तो RO के लिए हुआ। रिसाइकिल और रीयूज में जैसे मैंने पहले बताया, इवन स्विमिंग पूल में भी हम उस पानी को ले जा सकते हैं जो आपका STP से ट्रीटेड पानी, गार्डनिंग में उसको काम में ले सकते हैं। STP ट्रीटेड वाटर स्विमिंग पूल के अंदर सर? हाँ, ले जा सकते हैं। वो इतना पानी एकदम साफ होता है कि उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती। ट्रीटमेंट के बाद, STP ट्रीटमेंट के बाद उस पानी को हम मॉपिंग, फ्लोरिंग, गार्डनिंग उन सब में काम में ले सकते हैं। जो भी आपका रिसाइकिल रीयूज उसी से होता है। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि हम इसको फ्लशिंग सिस्टम में डबल लाइन सिस्टम लेके काम में ले सकते हैं। जो भी आपका STP का रिजेक्ट, उसको काम में लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत सारा पानी अदरवाइज वेस्ट हो जाए। स्विमिंग पूल का जो पानी आपका हम वीकली या 10 डेज में या 4 डेज में हम उसको क्लीन करते हैं, उस पानी को हम बेसिकली गार्डनिंग के लिए यूज करें। और अगर रिक्वायर्ड है, आपके पास ज्यादा पानी उसके बाद भी, गार्डनिंग के बाद भी, तो उसको एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट लगा के उसको वापस रिसर्कुलेट हम करते हैं। उस पानी को वापस स्विमिंग पूल में ला सकते हैं और बैलेंस पानी केवल स्विमिंग पूल में लेते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं और इस तरह से हम इसका अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं, इस पानी का उपयोग भी बढ़ा सकते हैं और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। क्या हम स्विमिंग पूल के वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं? स्विमिंग पूल का पानी
अगर हम इसको ट्रीट करके रिचार्ज करें तो रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का ट्रीटेड पानी को डायरेक्ट रिचार्ज के अलाउ नहीं किया ग्राउंड वाटर के। लेकिन इस पानी को हम पॉन्ड्स में स्टोरेज कर सकते हैं, पिट्स बना के उनमें स्टोर कर सकते हैं, और वो नेचुरल प्रोसेस से जो फिल्टर होके जाता है जमीन के अंदर वो अलाउड, दैट वी कैन डू। डायरेक्ट बोर रिचार्ज हम नहीं कर सकते, बोर रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है सर, व्हाट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू चेक द ग्राउंड वाटर? We have the portable instruments अभी ग्राउंड वाटर क्वालिटी के लिए। TDS मीटर आता है, pH मीटर आता है, ये तो पोर्टेबल ही है, जो हम फील्ड में ले जाके या जहां पानी है उसको हम देख सकते हैं। नॉर्मली WHO स्टैंडर्ड के अनुसार अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम का TDS है, वो पानी आप पीने के काम में ह्यूमन कंजम्पशन में ले सकते हैं। इंडियन कंडीशंस में IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 500 से अबोव अप टू 2000 भी ये पानी अलाउड है, जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है ड्रिंक कर सकते हैं। हमारी रेजिस्टेंस इज दैट मच, सो IS अलाउज अप टू 2000 mg पर लीटर। जो इसी तरह से हम pH वैल्यू दे सकते हैं। अगर pH हमारी रफली 7 से लेके और 8.5 तक की है तो टॉलरेबल है, विद इन लिमिट्स हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद pH। लेकिन उससे ज्यादा pH होने से अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, और अगर 7 से कम होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो पानी फिर थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। ये दो तो हम पोर्टेबली कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट लैब्स हैं, गवर्नमेंट की एक्रेडिटेड लैब्स है, वहां पानी को भिजवा के और इसकी गुणवत्ता जांच सकते हैं, कितना कैल्शियम है, मैग्नीशियम, इन सबके IS स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। 10,500 IS अगर देख लें, उसके अंदर हमें पानी की केमिकल क्वालिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर, अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट भी हम कर सकते हैं वाटर मदर अर्थ में चेक करने के लिए? जी, ग्राउंड वाटर को एग्जामिन करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ रेजिस्टिविटी और जियोइलेक्ट्रिक टेस्ट होता है। उसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि नीचे मिट्टी है, पत्थर है, और पानी का वाटर लेवल क्या है, नीचे एक्विफर में पानी है तो थिकनेस कितनी है। उसके साथ और भी टेस्ट करके, जैसे एक्विफर परफॉर्मेंस टेस्ट और तरह की स्टडी होती है, वो करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने टोटल ग्राउंड वाटर रिजर्व्स अवेलेबल, और उसका मॉडल बना के, मॉडलिंग करके विद कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी वी कैन इवन फाइंड आउट कि लाइफ कितनी है। जैसे एक इंडस्ट्री आ रही है, अब एक नई इंडस्ट्री आ रही है तो वो अपनी 30 इयर्स की लाइफ कम से कम माने। अगर वहां वाटर रिसोर्सेज है कि जो 5 साल में डिप्लीट हो जाएंगे, तो देन इट्स नॉट वायबल। आजकल सारी टेक्निक अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि एडवांस में ही हम ये बता सके, और हम ये कर भी रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी हैव डन फॉर मेनी इंडस्ट्री। उसके बाद वो इंडस्ट्रीज वहां पे लगाई, जैसे यहाँ पे मैं आपको उदाहरण दूं, कुकस में हीरो मोटरकॉर्प्स का एक प्लांट आने वाला था। उन्होंने ये स्टडी करवाई, लाइफ निकलवाई रिसोर्सेज की। उस वक्त हमने कहा कि लाइफ आपकी 5 साल से ज्यादा नहीं है और इस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। दे डिड नॉट पुट अप द प्लांट। अभी जो उन्होंने रिसेंटली प्लांट लगाया वो उतनी उपलब्धता के लिए लगाया कि जितना पानी अवेलेबल है वो केवल सब कुछ पार्ट्स बनेंगे यहाँ, उन पार्ट्स के लिए लगा। सो अ मेजर डिसीजन हैज कम आउट ऑफ दीज स्टडीज। ये स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स कितने हैं, कितने साल चलेंगे, क्वालिटी क्या है, आगे आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी फैक्ट्री की एक्टिविटीज से क्या इम्पैक्ट होगा, आसपास की एक्टिविटीज से क्या इम्पैक्ट होगा, तो आपके रिजीम पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी स्टडी ओके आपको अगर रिपोर्ट मिल जाती है तो यू आर वेरी श्योर, यू आर गोइंग साइंटिफिकली कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम प्रिजर्व रहे और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। एक से मेरा सवाल था ये कि जैसे आपने एक केस स्टडी दिखाया था कि जो आपने प्रेसिडेंट सर कलाम सर के साथ, मैडम पाटिल के साथ भी डिस्कस किया कि जो हमने हाईवेज पे जब हमने परकोलेशन एंड रिचार्ज पिट्स लगाने का एक प्रपोजल किया, तो
जैसे अब हम अगर सड़क के पानी को अगर हम रिचार्ज कर रहे हैं तो कुछ जैसे व्हीकल मूवमेंट्स होगा, उसमें ट्रक्स होंगे, कुछ ऑयल उनका रोड्स पे गिरता है, तो ये डायरेक्टली हम एक्वीफर को कंटामिनेट नहीं कर देंगे इससे? सीधा हम एक्वीफर में नहीं भेजेंगे, वहां पर सीधा हम इंजेक्शन वेल्स नहीं लगाएंगे, हम लोग पिट बनाएंगे, पर्कुलेशन पिट बनाएंगे, उसके थ्रू उसमें पानी भेजेंगे और ग्रीज और ऑयल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन या ये जो कोल है, चारकोल, वेरी गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ ग्रीज एंड ऑयल, वो एक लेयर भी देंगे। इसके अलावा जो हम 3 लेयर दे रहे हैं, पेबल, सैंड और उसकी, वो काफी सारे एलिमेंट को फिल्टर कर देंगे। और एक स्टडी हुई, हर्बन बावर एक अमेरिका के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी स्टडी के बाद में ये दिया है कि अगर हम केवल 3 मीटर का पिट बनाते हैं तो उसके थ्रू नेचुरल, अगर वाटर लेवल डीप है विच शुड बी मोर देन 15 मीटर्स, तो वो जो रेडोज जोन मिलता है ऊपर मिट्टी का सूखा जोन, उसके थ्रू बहुत सारे एलिमेंट एब्जॉर्ब हो जाते, और केवल बोरॉन ऐसा है जो वो अंदर जाके परकोलेट कर जाएगा। तो ये जरूर देख लें कि वहां पर कोई आसपास में बोरॉन का तो नहीं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट्स वो आपके रिमूव हो जाएंगे। जितने बैक्टीरिया हैं वो आपके नीचे जाएंगे नहीं, 1-1.5 मीटर जहां पे जोन ऑफ वेरिएशन मिलता है, जहां तक हमको ऑक्सीजन मिल रही है, वहीं तक बैक्टीरिया रहेंगे। फिर बैक्टीरिया सारे किल हो जाएंगे तो वो पानी ऑलमोस्ट ठीक फॉर्म में वहां जाएगा, एंड दैट इज अलाउड इफ वी डोंट गिव इंजेक्शन वेल डायरेक्ट। इंजेक्शन वेल हम रोड्स पे ना करते हुए पर्कुलेशन कम से कम भी आपका पानी जो आप भेजते हैं वो 10 मीटर वेडोज जोन छोड़े वाटर लेवल, और आपके जो आउटलेट है सिस्टम का उसमें 10 मीटर का कम से कम वो होना चाहिए। तो वर्टिकल मूवमेंट पानी का जब होगा 10 मीटर तो ये सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज। I would like to share one of my article on this, which gives total account कौन-कौन से एलिमेंट इससे हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे, वो कभी मैं शेयर करूँ। I think जैसे आप जानते होंगे हमारी इंडियन प्लम्बिंग टुडे IPA की एक मंथली मैगजीन आती है, डेफिनेटली वी वुड लव कि आप अगर उसमें आर्टिकल शेयर कर सकें तो हम सब जरूर उसको स्टॉर्म वाटर पे एक आर्टिकल ही आपको भेज देंगे, रोड वाला है पूरा। जी। आई थिंक एक क्वेश्चन, साहिल जी, 2 क्वेश्चन और हैं शायद चैट बॉक्स में, आप जरा देखें तो। ओके, नहीं और नहीं, मैंने पूछ लिया, नॉट विजिबल टू मी। यस सर, ये मैं क्वेश्चन इसमें आया नहीं, वेलकम है। अच्छा, सुधीर सर का हो गया इसमें? हाँ, पूछ लिया था मैंने। ठीक, डन। रजिस्ट्रिविटी का हो गया, ये तो अपने कर दिया था, बस वही है, हो गए हैं सर, राइट। If any other question is there, most welcome, from any member of any participant. Surely sir. जी धन्यवाद, प्रस्ताव कर लें आप। जी, तो इसी के साथ नमस्कार, मैं साहिल कांसल, चेयरमैन IPA चंडीगढ़ चैप्टर, सभी IPA मेंबर्स और हमारे आज के सभी अटेंडीज की तरफ से डॉक्टर SK जैन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय एवं ज्ञान देकर समस्त IPA को अनुग्रहित किया है, नमन है। IPA की ओर से हमारे सभी स्पॉन्सर्स एस्ट्रल पाइप्स, फिनोलेक्स पाइप्स, गुणफोर्स पंप्स, होलियॉट पाइप्स, किर्लोस्कर पंप्स और विलो पंप्स का धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं। उनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हुआ है। IPA HQ टीम भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी मेहनत व लगन से कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, समअप हो जाए। जैन साहब, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मेरे को आपने मौका दिया, चांस दिया। सबसे हमारे सबसे सीनियर असीजा साहब हैं, और असीजा साहब से हमारी
ये आग्रह था कि आपसे पूरी करें, तो असीजा साहब बहुत इम्प्रेस हुए, और असीजा साहब इम्प्रेस हो गए तो समझ लीजिए पूरा हिंदुस्तान इम्प्रेस हो चुका है। और हम तो आपके साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो मेरी आपसे शाम को बात हुई, जी सर, आपने मेरा सुझाव स्वीकार किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। टेक्निकल नहीं रखी सर, सारे ये जो आपने ज्ञान दिया है ये सिर्फ टेक्निकल चीजें समझने वालों के अलावा सबके लिए है। जी सर, तो सही बात है सर। आप हमारे लिए जल मसीहा हैं। आपने ये जो काम संभाला है ये पूरी की पूरी मानव जाति के लिए सही काम हो रहा है। जब तक हम जल को संभालेंगे नहीं, जल का जो आदर हमारे ग्रंथों में लिखा है रियल सेंस में उसको नहीं करेंगे, तो हमारी पूरी मानव जाति जो है खतरे में आ जाएगी। आपने सही कहा कि अगली जो वर्ल्ड वॉर है, अगली जो सिविल वॉर भी हो सकती है पानी को लेकर। अभी भी हम देखते हैं दो प्रदेशों के बीच में झगड़े पानी को लेकर हो रहे हैं। पड़ोसियों के झगड़े तो बहुत पुरानी बात है, दो पड़ोसियों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा होना। तो ये आपने जो इसको पानी को संभालने का ये जो आपने जो प्रयत्न आप कर रहे हैं, तरीका बताया, सब आपके लिए बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।